अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अब से कुछ देर में शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास में 43 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा शामिल है। एजेंडे में हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा, जबकि इजलास में एजेंडे से हट कर करारदाद या बिल लाए जाने का भी इम्कान है। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद कौमी असम्बली का ये पहला इजलास होगा जिसमें अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिम्स के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने का अहल करार देते हुए इसे पार्लिमानी पार्टी करार दिया गया है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम तर डिटेल्स लेते हैं इस इजलास के बारे में। शहरियार, बताइएगा कि 5 बजे का वक्त था, तो क्या आज भी इजलास 5 बजे शुरू हो जाएगा या फिर ताख़ीर का शिकार हो सकता है? और इस हवाले से बताइएगा कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ऐसा मुसवदा आज पेश किया जाएगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी, तो इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, ये जो आज का हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है, ये अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें तय पाया कि 9 अगस्त तक ये इजलास जो है जारी रहेगा आज शुरू होकर। आज का जो एजेंडा है, ये प्राइवेट मेंबर्स डे होता है मंगल को, तो इसमें जो है आज 43 नुकाती एजेंडा है और इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल हैं, लेकिन जो ख़ास बिल्स हैं उनमें एक तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल है। और इसमें तरमीम यह है कि जो अरकान पार्लियामेंट जो एक डिक्लेरेशन एक बार दे दें उसको दोबारा तब्दील ना किया जा सके। ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा, हुकूमती अरकान है बिलाल अज़हर कियानी और ज़ेब जाफ़र उनकी जानिब से। उसके अलावा जो JUI के रुकन असम्बली हैं नूर आलम खान जो साबिक चेयरमैन है PAC के, उनके भी बड़े अहम जो है बिल मौजूद हैं। उनमें से एक तो है तनसीखी तौहीन अदालत का बिल जो है, यानी तौहीन अदालत का जो ऑर्डिनेंस है उसको मनसूख करने के लिए जो है वो बिल लाया गया है। दूसरा एक बिल जो उनकी तरफ से आएगा वो 184 जो आइन का आर्टिकल है, जो अदालतों को इख्तियार देता है कि वो आज खुद नोटिस लेकर पब्लिक के कोई भी पब्लिक के जो दिलचस्पी के अमूर होते हैं उन पर कोई भी जो है किसी भी मामले को लाकर उस पर समाअत की जा सकती है। तो 184 के ऊपर भी एक जो है बिल जो है वो नूर आलम खान ही पेश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे ज़राए का कहना है कि चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ चुके थे, हाई कोर्ट के फ़ैसले आए थे, उसके बाद से जो है एक तैयार की जा रही है कि रेजोल्यूशन लाई जाए जिसमें पार्लियामेंट को जो है पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए जो है बात की जाए और उसमें इन ये जो फ़ैसले हैं इनके ऊपर बात की जाए। तो अभी तक उसका इम्कान है, अभी तक हतमी उसको शक्ल नहीं दी जा सकी, लेकिन चूँकि ये इजलास लंबा अरसा चलेगा इसलिए जो है इसमें बहुत सारी तवक्को की जा रही है कि बहुत सारे बिल्स हैं। शहरियार, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ था। आज के इस कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से क्या कोई ख़ास स्ट्रेटजी बनाई गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ जहाँ हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है वहीं पर जो अपोजिशन है उनकी भी अपनी तैयारी मौजूद है और इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया जाएगा। चूँकि अब तक जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि अब तक PTI का कोई भी रुकन इस वक्त तक जो है मौजूद नहीं है असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है इस बात का ऐलान करके उसका नोटिफिकेशन जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भेजना है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इस वक्त तक नहीं है। तो PTI भी इस हवाले से भरपूर एहतजाज करेगी और खासा हंगामा खेज है आज 5 बजे होना था लेकिन अभी तक इजलास नहीं हो सका। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह हमें डिटेल्स दे रहे थे। शहरियार, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं कि महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क भर में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की नवीद सुना दी है। गुज़श्ता रोज़ शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू होने वाला जो एक स्पेल है, तो कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई है तो कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे कराची में गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो गई है। जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। बागों के शहर लाहौर समेत पंजाब भर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे।
मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। कराची की बात करते हैं जहाँ पर बारिश का आगाज़ हो चुका है। सुहेल रब खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताएगा कराची के किन इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है और जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी शदीद बारिशों की, उसके बाद KMC की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो गुज़िश्ता रात से आज तक जो है वो शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई थी और इसके मुताबिक जो है वो गुज़िश्ता रात से ही कराची में वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि इस वक्त भी जब मैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने हूँ तब भी यहाँ पे जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ हो रही है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये सिलसिला कल सुबह तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मौसम खुल जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो सारी सूरत हाल है ये हवा के लो प्रेशर की वजह से है और कल सुबह के बाद यानी दोपहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी और बारिश का इम्कान जो है वो पहले से कम हो जाएगा। आज की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गडाफ टाउन में रिकॉर्ड की गई, जो कि इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि अगस्त में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं और ये स्पेल ज्यादा तूफानी हो सकता है, इस बारे में बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, अगर हम महकमा मौसमियात की पेशगोई को सामने रखते हुए बात करें तो महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशगोई ये की थी कि गुज़िश्ता रात जो कि गुजर चुकी है उससे और आज का दिन जो है वो वक्फे वक्फे से कराची के कुछ इलाकों में कहीं मौसलाधार बारिश होगी जबकि कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सारा सिलसिला जो है वो आज रात और कल वक्फे वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। अब अगर हम आज की बात करें तो आज जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गडाफ टाउन है, औरंगी है, सरजानी टाउन है, नॉर्थ नाज़माबाद है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, मेट्रो वेल है, किमाड़ी है और इससे मुल्क जितने भी इलाके हैं वहाँ पे कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई है और ये बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और ये सिलसिला जो है वो कल सुबह तक महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जारी रहेगा। अब अगर हम इक़दामात की कल तक जारी रहेगा। शहर कायद में इस वक्त मौसम खुशगवार है और कई इलाकों में बारिश जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। हमारे नुमाइंदे सुहेल रब खान हमें कराची के मौसम के बारे में बता रहे थे। सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं कुछ तूफानी बारिशों और उनसे होने वाली तबाही की। मुल्क भर में मानसून का स्पेल खौफनाक हो चुका है, बारिशें जहमत बन गई हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। बिजली और छतें गिरने के वाक़यात में 24 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। कोहाट के ट्राइबल एरिया दरा आदम खेल ओल्ड बाजिया खेल में अफसोसनाक वाक़े में करीबी पहाड़ी से आने वाले बारिशी रैले ने घर में सोए हुए 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। उधर अपर और लोअर चित्राल में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और दर्जनों घर सैलाबी रेले में बह गए हैं। राब्ता पुल बह जाने से ज़मीनी राबते भी मुनक़ता हो गए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे फतहुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा फतेह, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? चतराल भर में रात गए बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अपर और लोअर चतराल के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर लोअर चतराल की बात करें तो लोअर चतराल के बाद ये गोलैंड में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई है। वहाँ पर तकरीबन 16 के करीब घर जो है वो मुकम्मल तौर पर सैलाब में बह चुके हैं। इसके अलावा कोगुजू के मकाम पर अपर चतराल और लोअर चतराल का वाहिद राब्ता पुल भी सैलाब में बह चुका है, जिसकी वजह से अपर चतराल और लोअर चतराल के दरमियान ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। अपर चतराल की बात करें तो अपर चतराल के यारखुन, रेशन और दरखोद में भी बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई है। मुतादिद घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। उसके अलावा वहाँ पर खड़ी फसलों और बागात को भी नुकसान पहुँचे हैं। ताहम चतराल अपर और लोअर के दरमियान किसी किस्म के जानी नुकसानात के इतलात नहीं आ रहे। जी ठीक है, हमें अब वो चतराल की तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि जो लैंड स्लाइडिंग है वहाँ पर जारी है। मानसेरा की बात करें तो वहाँ पर भी मानसून ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। मनोर में 14 साला बेटा और माँ बरसाती रैले में बह गए, जबकि महांडरी में पुल बह जाने से हज़ारों सयाह नारान में महसूर होकर रह गए हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मियां अब्दुल वहीद दरियाए कुनहार के किनारे मौजूद हैं। वहीद बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है बारिश के बाद?
मानसून की बात कर ली जाए तो मानसून की बारिशों ने ज़िला मानसेरा में तबाही मचा कर रख दी है। मैं इस वक्त बालाकोट दरिया किनारे के किनारे पर मौजूद हूँ। मानसेरा के मैदानी इलाकों में इस वक्त दरिया किनार और दीगर नदी नालों में शदीद तुफ़ानी पाई जा रही है। मनूर वैली में माँ और 14 साल बेटा और माँ बरसाती रेले की नज़र होकर जहाँ भाग हो गए हैं। जबकि अगर मांडरी की बात कर लें तो मांडरी के मकाम पर बरसाती रेले की नज़र मरकज़ी शराय कागान का पुल बरसाती रेले की नज़र होने के बायस हज़ारों सियाह नारान कागान में मैसूर होकर रह गए। जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानब से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि सियाह गैर ज़रूरी सफ़र वादिया नारान का न करें जब तक मांडरी के मकाम पर पुल नस्ब नहीं किया जाता और मानसून की बारिशों में वो बलाई इलाकों का रुख न करें। जी जुड़वा शहरों की बात करें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तेज़ बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम भरम हो गया। गर्मी का जोर तो टूट गया मगर नारालई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक बुलंद हो गई है। वासा ने रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है और क्या इंतजाम किए गए हैं, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वहीद चौधरी से। वहीद बताइएगा। मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी के नशेबी इलाके जहां ज़ेरे आब आए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनका लाखों रुपए का सामान जो है वो पानी में बहकर बुरी तरह ख़राब हो गया। वहीं एक बदनसीब ऐसा घर भी है जिसकी छत गिरने से माँ बेटी जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ अहले इलाका में से कुछ शहरी मौजूद हैं। अचानक आवाज़ आई है, हम साथ ये मजलिस हो रही थी वहाँ थे। उसके अलावा ये सामने घर वाले ये भाई मेरे साथ खड़े हैं। तो फिर ये था कि सारे जितने भी हमारे मोहल्ले के जवान हैं वो आए। पहले मेन इनका जो दरवाज़ा है वो खड़काते रहे, किसी ने नहीं खोला तो ये यकीन हो गया कि कोई हादसा रोनुमा हो चुका है। फिर कुछ देर बाद जो है वो रेस्क्यू वाले आए, पुलिस वाले आ गए। अब ये सिखों के दौर का मकान बना हुआ है। एक बंदे की अगर नहीं है पसली बनाने की, कम से कम गवर्नमेंट आगे कुछ तो कह सकती है कि यार यहाँ आवाम ना रहे। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि दोनों जो माँ बेटी हैं उनकी तदफीन के लिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर नमाज जनाजा के लिए लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। उनका जो है उनकी तदफीन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। तो हमारे नुमाइंदे वहीद चौधरी हमें बता रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक जानिब बारिश होने से मौसम खुशगवार है, गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है, तो दूसरी जानिब जो है जो बारिश है वो तबाही का मंजर पेश कर रही है और इंतज़ामिया को इस हवाले से मुतहरिक भी होना चाहिए और कई इलाकों में इंतज़ामिया मुतहरिक भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। मानसून बारिशों के बावजूद शुरका मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी जानिब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत फस्तायत से बाज नहीं आ रही, बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। अगर तबाही के बिल आएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे नौजवान इस मुल्क से मायूस हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस मौके पर मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ज़्यादा हो गए कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा है। अपनी आमदनी के एतबार से इन बिलों की अदायगी पाकिस्तान के 98-99% लोग ये नहीं कर सकते। ये मुमकिन ही नहीं रहा कि लोग ये भारी बिल भी दें और अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ा सकें, अपनी ज़रूरियात दीगर पूरी कर सकें। और फिर जब खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं, 18% इन्होंने टैक्स लगा दिया बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश पे, बच्चों के दूध तक पे टैक्स लगा दिया। तो उसके बाद लोग क्या खाएं पिए, क्या बिल दें, जो किराए पे रहते हैं वो क्या किराया अदा करें, जो कारोबारी छोटे लोग हैं वो क्या करें। अब तो बड़े कारोबारियों की चीखें निकल गई हैं। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनअम जफर खान का कहना है कि IPPs को बिजली पैदा न करने के बावजूद अरबों रुपए तोहफे में दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने कल चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हाउस पे धरना देने जा रहे हैं और इस धरने का आगाज़ मस्जिद खिजरा सदर से एक रैली की शक्ल में होगा और ये रैली गवर्नर हाउस जाएगी, क्योंकि गवर्नर बराह रास्त जिम्मेदार हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं। IPPs के नाम पर हम देख रहे हैं कि बाज़ IPPs वो हैं कि 50% IPPs कि जो 10% जनरेशन भी नहीं है जिनकी, और
अरबों रुपए उनको दिए जा रहे हैं। 4 IPPs ऐसी हैं कि जिन्होंने 0% जनरेशन किए और उनको 10 अरब रुपए उनको दिए गए हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब। बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब आपके वक्त का। धरना इस वक्त जारी है, मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका है। अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है पहले दौर में और क्या वजह है कि दोबारा से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे? देखिए, मुज़ाकरात हमारे हुए और हमने उन्हें अपने मुतालबात पेश कर दिए जिस पे उन्होंने असूली तौर पे इत्तफाक किया। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्या रास्ता हो सकता है। उन्होंने जो भी हमारे सामने बात की कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमने उसको क्लियर कट वजाहत और जवाब दे दिया कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ये हमारी असूली बातें थी जिसको बिल आखिर उन्होंने मान तो लिया, लेकिन ये कैसे होगा, क्या करेंगे, अब वो उनकी कोर्ट में है कि वो टेक्निकल कमेटी के मशावरत के बाद हमारे साथ बात करें कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये अब हुकूमत की उस कमेटी के जिम्मे है, वो जब कहेंगे हम उनसे दोबारा बात कर लेंगे, नहीं बात करेंगे। अगर हम आपके मुतालिबात की बात करें, जमात इस्लामी के मुतालिबात की बात करें, तो IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनके रिविजिट किया जाए, लेकिन अगर हम हुकूमती हलकों की बात करें तो उनका कहना है कि अगर IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए जाते हैं तो पाकिस्तानी ख़जाने को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किस तरह से ये मामला सेटल होंगे? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा ना। कैसे नुकसान होगा? हम ये कह रहे हैं कि IPPs को आपने सरप्लस पेमेंट की हुई है और उसका हल ये है कि आप फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। किसकी कैपेसिटी कितनी थी, कागजों में उसने कितनी लिखी, कितने पैसे उसने इजाफी वसूल कर लिए, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फोरेंसिक ऑडिट करवाना तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं अब तक हुए जब से इन्होंने मायदे किए हैं? पिछले 20 सालों में कई हुकूमतें आई हैं और किसी ने भी इस तरफ जब इकदाम नहीं उठाया, तो नतीजा तो यहीं से बरामद होगा। दूसरी बात यह है कि IPPs के साथ तो चलिए एक अलग मामला है। मुझे ये बताएं कि ये जो बिलों के ऊपर टैक्स है हुकूमत ले रही है, TV फीस ले रही है, फिर पेट्रोल एडजस्टमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, वही कच्चा खासा, उसमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत उसको खत्म करे। बिजली इतनी महंगी कर दी है जिसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, कारखाने बंद हो गए हैं, हमें कंज्यूमर सोसाइटी बनकर रह गए हैं। इसमें क्या दिक्कत है जी? इसमें तो कहीं ना इन्वेस्टमेंट बैठेगी ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट का टैक्सों वाला मामला। चलें इस पर अब जो है वो बात करते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि IPPs के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, लेकिन कुछ मफादात का टकराव भी बीच में आ जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं खुद हुक्मरानों के, जिसकी वजह से शायद ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 20 सालों से ये मफादात का एक जाल है जो बिछा हुआ है और हर पार्टी के लोग जो हुकूमत में रहे हैं वो इससे फायदा उठाते रहे हैं। बल्कि हुकूमत बनाने में भी ये पार्टियां IPPs के सरमायादार कुछ न कुछ उनको फैसिलिटेशन देते रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी ने ये काम शुरू किया, जब शुरू किया तो नून उसके खिलाफ सड़कों पे आई। मिस्टर 10% का लकब जो है वो नून ही ने दिया था, लेकिन जब बाद में नून आ गई तो उन्होंने भी वही काम किया। PTI आई तो बालो PTI ने ये जरूर किया कि उन्होंने डॉलर्स को एक जगह पे फ्रीज कर दिया। ठीक है सर, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ उसको वाज़ेह किया है। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी बराह रास्त जो है वो लिए चलते हमारे नुमाइंदे सरदार ओवैस इस वक्त धरने की जगह पर मौजूद हैं और वहाँ की तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगे। ओवैस, बताइएगा कि क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी, जमात इस्लामी का जो धरना है वो आज 5वें रोज़ भी जारी है और शुरका की बड़ी तादाद इस वक्त पंडाल में मौजूद है। आज जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो बिजनेस कम्युनिटी और ताजर बरादरी का जलसा-ए-आम का ऐलान किया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो ताजर कम्युनिटी और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उनका जलसा बाकायदा शुरू हो जाएगा। हाफिज नईम उर रहमान जो है वो इस जलसे से अहम खिताब करेंगे। मुल्क भर से जो ताजर रहनुमा हैं और बिजनेस कम्युनिटी के जो नुमाइंदा रहनुमा है वो इस जलसे में शिरकत करेंगे। जबकि इससे कबल जो मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था, पहला दौर हुआ था, वो उसके बाद 1.5 लाख का शिकार है। कल भी मुज़ाकरात नहीं हुए, जबकि आज भी
مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز جو خواتین کے جلسے میں آنے والے خواتین کو لاہور اور پنجاب مذاکرات کے دوسرے دور کا انتظار کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ سردار اویس ہمیں اس بارے میں آگاہ کرے تھے اور عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اب بات کر لیتے ہیں کہ سرگودا میں بے ہوشی کی حالت میں ملنے والے مبینہ بھکاری کی جیب سے 5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم نکل آئی، جبکہ ریسکیو حکام کے مطابق سرگودا میں خوشاب روڈ پر ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا. جب معمر شخص کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو اہل علاقہ نے بتایا کہ یہ شخص یہاں پر بھیک مانگتا ہے. معمر شخص کو ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کیا گیا اور منتقلی کے دوران اس کی جیب سے 5,34,000 روپے کی رقم برآمد ہوئی. معمر شخص کی جیب سے پاسپورٹ بھی ملا جس پر سعودی عرب کے ویزے لگے ہوئے تھے، جن پر وہ متعدد مرتبہ سعودی عرب کا سفر کر چکا ہے. طبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کرتے ہوئے ریسکیو عملے نے اس شخص کو رقم اور پاسپورٹ لوٹا دیے. کسی بھکاری کی جیب سے پاسپورٹ اور بڑی رقم کا نکلنا اچنبے کی بات نہیں ہے. رواں سال اپریل میں سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیز کے اجلاس میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھکاریوں کے سعودی عرب میں جا کر بھیک مانگنے اور جیب کترنے جیسے ہوش ربا انکشافات سامنے آ چکے ہیں.